हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप बिहार स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्लास 6 का आपका हिस्ट्री है, यानी जो बिहार में आपका सिलेबस है उसका क्लास 6 का आपका हिस्ट्री है, यानी हमारा अतीत। तो आज हम हमारे अतीत के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार का अतीत कैसे था और कैसे हुआ। तो देखिए, इसका पहला लेसन है आपका हमारा अतीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको बिहार के ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते रहे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो या हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी व्यक्ति की याददाश्त गुम हो चुकी हो। आप जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज है। क्या हमारा समाज सदा से ऐसा था या धीरे धीरे इसका विकास हुआ? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अतीत का यह भी वह भी काल है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं से नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों, अभिलेखों से मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है, यानी पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? तो यहाँ पे आपको ये नोट करने की चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों और रचनाओं से नहीं मिलती, बल्कि जमीन के अंदर पुराने अवशेष, वस्तु और सिक्कों के अभिलेखों से मिलती है, उसे क्या कहते हैं? उस काल को पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, क्योंकि लेकिन इनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया है। उनके बीच जो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित है, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास बनाते हैं। तो आप ये अंदाजा हुआ होगा कि इतिहास को जानने के लिए के साधन या स्रोत अनेक हैं और विभिन्न प्रकार के हैं। इन्हीं तमाम स्रोतों व साधनों व स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया, और उसके बाद है कैसे अपने जीवन की जरूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, जैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए, उत्थान पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, इन सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि यानी इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियां, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं सभी का योगदान होता है। कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे भी उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था। यहाँ खेती का काम आसान था, नदियों के रास्ते व्यापार की सुविधा थी। ऐसे ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास से सहायक होती हैं। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। चूंकि आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ प्रारंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इसे जानना आपके लिए जरूरी है। फिर आप कालचक्र के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली। सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, ये आप जानेंगे। फिर आप यह देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन स्थानों से प्राप्त होती है और तुलनात्मक रूप से इसका क्या महत्व और उपयोगिता है। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वो संगठित होकर रहने लगा, अर्थात एक समाज का विकास होने लगा था, मगर सभ्यता की किरण अभी भी नहीं फूटी थी। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी। कंदमूल जमा करके या शिकार करके वे अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। फिर उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आएगा। अगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था, उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य ने जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। अब वो अपना खाना पकाकर खाने लगा, आग से खुद को ठंड और जानवरों से बचाने लगा। उसका जीवन का स्तर पहले से उन्नत था। उसके बाद है चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी, परंतु पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। स्थिर और
सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किए। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्यु उपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों के साथ दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी में शव को गाड़ने की प्रथा चली, जिसके साक्ष्य इस युग में मिलने लगे हैं। 5वें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ये वह चरण है जब मनुष्य ने अपने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर दिया था, मगर लिपि विकसित न होने के कारण अपने इतिहास के लिखित साक्ष्य उत्पन्न नहीं कर पाए थे। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अगर नगरों का विकास हुआ, प्रशासन तंत्र, नगर निर्माण को योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मोहरों पर उनके लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर रहना पड़ता है। 6ठे अध्याय में आप वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। वेदों की रचना हुई जो आरंभ में लिखित रूप से नहीं थी, इसलिए इनके लिए श्रुति शब्द का भी प्रयोग होता है। कालांतर में इसको लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज्यादा। 7वां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का प्रारंभ हुआ और उनके संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध और जैन धर्म के स्वरूप के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिसका प्रभाव भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों पे भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र, यानी बिहार का जो क्षेत्र है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। विश्व के प्रथम गणराज्य की और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था। अध्याय 9 में आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों में आप परिचित होंगे, जिससे पहली बार यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का विदेशों में विस्तार हुआ। 10वां अध्याय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय प्रांत भारत में स्थापित हुए। इनमें से कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी। इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्ध हुई। इस काल में भौतिक भारत में भी, दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। 11वां अध्याय आपको सुदूर क्षेत्र से में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए सहायक है। आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावहीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। 12वें और 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाले राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जबकि अंतिम अध्याय में आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, उपयुक्त उदाहरण से आपको यह अनुमान होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपने देखा ही होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम लंबे समय तक फैला। इसे उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है, तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी। ये आपका पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है, यानी बिहार एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको ऐसी वीडियो देखनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।